आज संविधान दिवस के मौके पर हम डिबेट करने बैठे हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि संविधान पर डिबेट की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? क्या किसी को हमारे संविधान पर शक है क्या? क्या किसी को संविधान की मूल भावनाओं को लेकर शक है क्या? संविधान के मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखकर यह कहते हैं कि हमारा संविधान एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है जो निरंतर देश के विकास का सच्चा मार्गदर्शक बना हुआ है, इसमें क्या गलत है? आखिर क्यों कांग्रेस के अध्यक्ष को यह कहना पड़ता है कि भारत की पहचान, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता खतरे में है? ममता बनर्जी को क्यों कहना पड़ता है कि संविधान की मूल भावना और उसमें लिखे अधिकारों की रक्षा करना बहुत जरूरी है? आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया है? या फिर इसे संवैधानिक मूल्यों के चश्मे से ना देखकर राजनीतिक चश्मे से देखना ही ज्यादा बेहतर होगा? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व मौका था संविधान दिवस का। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दोनों सदनों के सांसद शामिल रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्रिपल तलाक कानून का जिक्र किया और जीएसटी को आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने से देश की राजनीतिक एकता में आ रही बाधा दूर हुई है। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 1949 में संविधान के ऐतिहासिक अंगीकरण को याद किया। उन्होंने लिखा कि संविधान ने लोगों को सर्वोच्च सेवा में योगदान का सामर्थ्य दिया और नागरिकों को सपने देखने और उन्हें साकार करने की शक्ति दी। आज लिए जा रहे फैसले आने वाली पीढ़ियों के जीवन को आकार देंगे। पीएम मोदी ने लिखा कि देश विकसित भारत के विजन की ओर बढ़ रहा है। सभी नागरिक भारत के निर्माण में सार्थक योगदान दें। संविधान दिवस को लेकर सियासी गर्मी भी बढ़ गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पोस्ट करके कहा कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। संघीय ढांचे को बुलडोजर से दबाया जा रहा है। हमें संविधान से मिलने वाले बहुमूल्य दिशा निर्देशों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने बंगाल में चल रहे SIR को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। एक क्या बीजेपी के ही हालचाल है? चुनाव का पहले 10,000, चुनाव का बाद में पूरा लूट लो, झूठा लूट, यही चल रहा है देश में। इसको खिलाफ में सबको एक होना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी संविधान को लेकर बीजेपी RSS पर हमला किया। जब संविधान लागू हुआ था तब RSS जैसे संगठन ने खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ है। संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये टुकड़ों के अंदर कर करके संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी किसी के अधिकारों को रौंदा जाता है, कभी किसी के अधिकारों को रौंदा जाता है। तो ये जो परिपाटी बनाने का प्रयास हो रहा है देश के अंदर, ये संविधान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी वोट के अधिकार को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सबसे बड़ा अधिकार हमारा है कि वोट का अधिकार बचे, तभी हमारा संविधान मजबूत होगा। और सेकुलरिज्म तो भूल जाओ इनसे। सेकुलरिज्म की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। सुना है कि प्रेम्बल पढ़ रहे थे। प्रेम्बल में सबसे बड़ी बात है सोशलिस्ट कंट्री हो, सेकुलर कंट्री हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो। इनकी सरकार में न सोशलिस्ट बचे हैं, न सेकुलरिज्म बचा है और अब SIR ला करके हमारे लोकतंत्र को भी खतरा पैदा कर दिया है। विपक्ष की तरफ से हमले हुए तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। जो संविधान को नहीं मानते हैं वही ऐसे बातें करेंगे। संविधान को जो भी मानते हैं
वो हर सिस्टम, हर संस्था, हर प्रक्रिया और हर पद का गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसा बात नहीं करेगा। और जो गैर संवैधानिक बात करते हैं वो लोग संविधान किताब पकड़ने से थोड़ी होता है। विपक्षी दल चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी समेत दूसरी संस्थाओं पर निशाने साधते रहे हैं। वो संविधान के खतरे में होने की बात कहते हैं। सवाल यह है कि क्या संविधान सचमुच खतरे में है? ऐसी क्या वजह है जिससे विपक्षी दलों को ऐसा कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है? या फिर ये एक सियासी स्टंट है जिसे वो बीजेपी और केंद्र पर हमला करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत आनंद साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रवि रंजन जी हैं और कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक सोफिया खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमूमन मैं पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उनसे मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं, लेकिन ये मामला बेहद ही संजीदा है, संवेदनशील है। मुझे अभी तक कन्फ्यूजन था कि इस डिबेट को राजनीतिक चश्मे से देखा जाए या फिर संवैधानिक मूल्यों के चश्मे से देखना चाहिए। इसलिए मैं सोचा कि इस बार डिबेट की शुरुआत में रवि रंजन से करता हूं। रवि रंजन जो है दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है और संविधान सभा के सारे डिबेट को इन्होंने बखूबी पढ़ा है, संविधान पे एक तरीके से रिसर्च किया काफ़ी गहरा। तो रवि रंजन, सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो संविधान दिवस के मौके पर संविधान पर जो डिबेट चल पड़ी है, कई लोग कहते हैं अलग अलग तथ्यों का हवाला दे करके, अलग अलग आरोपों का हवाला दे करके कि संवैधानिक मूल्य खतरे में है, संविधान की मूल भावना खतरे में है, संविधान खतरे में है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखिए, जो राजनीतिक पार्टियों का अपना बयान है संविधान खतरे में है या नहीं है, उससे परे जाके हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हमारे संविधान की मूल भावना और जिस तरीके से देश चल रहा है उस दोनों में कोई मैच है कि नहीं, कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो जहां तक आप देखेंगे 2009 में एक स्टडी आई थी, उसका नाम था इंड्योरेंस ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ग्लोबली दुनिया के जितने संविधान हैं, ये लगभग 200 संविधानों का अध्ययन है। तो जितने भी 190 अध्ययन किया गया था उसमें पाया गया कि जो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्टली का एवरेज एज जो था वो 17 से 19 या 20 साल था। और उस स्थिति में हम देखें तो हमारे संविधान का एज जो है अभी अब 75 संविधान दिवस हम मना रहे हैं, तो 75 सालों का जो हमारा ये रिपब्लिक का जर्नी है उसके हिसाब से यह स्टेटमेंट एकदम फ्लैशबैक में देना कि नहीं जी संविधान खतरे में है, बदल जाएगा, तो ऐसा संभावना से हमें थोड़ा राजनीतिक बयानबाजी को न देख के हमें संविधान के उन मूल्यों के बारे में ज्यादा बात करना चाहिए जिन मूल्यों को हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बनाया था, जो प्रियम्बल के वी द पीपुल से शुरू होता है। तो इस वी द पीपुल में आज वो सब लोग शामिल है। रहा बात खतरे की, तो क्या संविधान के संबद्ध सरकारें चल रही है, नहीं चल रही? कौन सी सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जुडिशियरी अपने शक्तियों का इस्तेमाल संविधान के हिसाब से कर रही है कि नहीं कर रही है? और जो सबसे प्रमुख बात है कि जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सुरक्षित है कि नहीं है? क्या नागरिकों को अपने फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट का दरवाजा बार बार खटखटाना पड़ रहा है, या सरकारें जो है आपकी एग्जीक्यूटिव उन फंडामेंटल राइट को बुलडोज कर रही हैं या उसको कंप्लीटली वायलेट कर रही हैं? तो मुझे लगता है कि इन सारे संवैधानिक मूल्यों का एग्जीक्यूटिव के अंदर, उसके ऑपरेशंस के अंदर रिफ्लेक्शन है कि नहीं है, इसके आधार पे हमें जजमेंट करना चाहिए। और पक्ष विपक्ष के डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा कि हम लोग की कोशिश भी यही थी, क्योंकि संविधान एक भारत जैसे लोकतंत्र के लिए एक पवित्र दस्तावेज के तौर पर है और इसमें हम लोग तथ्यों के आधार पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हुए हैं, और विजय त्रिवेदी जी, जो आमतौर पे जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लेते हुए नहीं देखे हैं। वो जब भी पक्ष लेते हैं तो किसी तथ्य के आधार पर लेते हैं। विजय त्रिवेदी जी, जो अभी रवि रंजन जी ने कहा कि संविधान की जो मूल भावना है, जो मूल्यों को अंकित किया गया है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह की बातें आपको लगता है कि सिर्फ राजनीतिक है या फिर कुछ तथ्य भी है इसमें? लक्ष्मण जी, एक तो बधाई देना चाहता हूं कि आज इस मौके पर जब संविधान दिवस मनाया गया देश में, संसद में, और आप इस पर बहस कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि संविधान
फिलहाल तो ये जो सवाल है वही राजनीतिक है कि क्या संविधान खतरे में है। संविधान खतरे के हम वो देखेंगे ना, पैमाना क्या है, क्या आज बोलने की आजादी है या नहीं है, क्या आज आपको धर्म का जो अधिकार है आजादी का वो अधिकार है कि नहीं है, क्या आपको काम करने की आजादी है कि नहीं है, क्या आपको चुनाव लड़ने की आजादी है कि नहीं है। चुनाव तो लगातार हो रहे हैं, चुनाव विधानसभाओं के, लोकसभाओं के, पंचायतों के, सब चुनाव हो रहे हैं। क्या कोई पार्लियामेंट को, क्या विधानसभाओं को एडजॉर्न किया गया है, खत्म किया गया है, राज्यपाल के अधिकारों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया आर्टिकल 356 का, तो ऐसे सब कारण उसमें नहीं दिखाई देते। तो ये कहना कि संविधान खतरे में है कोई बहुत ठोस कारण नहीं लगता है। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं, मैं उसमें इस बात पर नहीं जाता कि अगर बहस हो रही है तो बहस से भी संविधान खतरे में नहीं होता। हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि संविधान पर सवाल उठाना, संविधान तो खुद अधिकार देता है संविधान पर सवाल उठाने का। जितने हमने 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन किए, बदलाव किए हैं, इसका मतलब यह है कि हमको संविधान पर सवाल उठाने का अधिकार दिया है। और जब 100 से ज्यादा बार हमने संविधान बदला तो क्या संविधान खतरे में आ गया? और संविधान बहुत मजबूत हमारा दस्तावेज है। जिस समय पर संविधान को बदला गया इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 39 से आर्टिकल 42 तक, उसने भी, उसके बाद भी हमारा संविधान मजबूत बना रहा, उसमें बदलाव किए गए। राजनीतिक बहस के लिए ठीक है, लेकिन दोनों बातों से मैं सहमत नहीं हूं। एक तो आज संविधान खतरे में नहीं है, दूसरा जो लोग संविधान पर सवाल उठा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि खतरे में है, उससे भी संविधान खतरे में नहीं आता। कि हमारे मित्र लोग बहुत नाराज हो जाते हैं कि आप संविधान पर क्यों सवाल उठा रहे हो। इसका मतलब जब संविधान पे सवाल उठाने पर हम सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब हम संविधान की जो भावना है, उसकी जो मूल भावना है, उससे थोड़ा परे जा रहे हैं। संविधान ही हमको अधिकार दे रहा है, ये संविधान ही है जिसकी वजह से लक्ष्मण जी ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं और सब लोग अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं। खुल तो करके कह रहे हैं। इतना नाजुक भी मत बनिए, छोटे में भी मत बनिए कि संविधान पे सवाल खड़ा कर लिया तो अब आप उसको देशद्रोही मानने लगे। बिल्कुल, ये बहुत ही पॉइंट की बात करी आपने। और एक बात जो आपने कहा कि संविधान खुद इस बात का अधिकार देता है कि आप हमारे ऊपर सवाल उठाइए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के हिसाब से अपने आप को बदलने की छूट यहाँ पर देता है। लेकिन इन सब के बावजूद जितनी बातें यहाँ निकल कर सामने आई, डॉक्टर धनंजय गिरी साहब, आखिर क्यों नहीं आप ये दाग या आरोप को धो पाते हैं, हटा पाते हैं, जब जब आरोप लगता है कि आपकी सरकार संविधान को खतरे में डाल रही है, संवैधानिक मूल्यों को खतरे में डाल रही है, संविधान के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उससे इतर जाके काम कर रही है? लक्ष्मण जी, सबसे पहले चैनल पर, पैनल पर और देश के तमाम महती जनता को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन किया गया था, उसकी संविधान जो लागू हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम अध्यक्ष, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और कुल 11 सत्र में 165 दिन कार्य करके 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का जिसमें गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, कुल 7 सदस्य थे। 1949 को अपनाया गया, 1950 को लागू हुआ। लेकिन आप जो संविधान, मैं तो ये मानता हूँ कि संविधान संबल है और संविधान संकट नहीं, सारे सवालों का मुकम्मल जवाब है। इस मुल्क के उस आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को संबल देता है, उसको उसकी ताकत देता है। वोटिंग राइट की बात करें या संवैधानिक दायित्व की बात करें या संवैधानिक अधिकार की बात करें, उनका हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को संबल प्रदान करने के लिए ये संविधान बना। और इसीलिए उस समय के जो मर्मज्ञ लोग थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान कार्य करने योग्य है, यह लचीला है और देश को शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में एक साथ रखने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमने ऐसा संविधान बनाया है जो आने वाले युगों तक टिके और शांति तथा संघर्ष हर स्थिति में कार्य करने के योग्य हो। अब जो बात आप कह रहे हैं, कौन आरोप लगा रहा है, विषय ये है, जिन लोगों ने 100 बार राष्ट्रपति शासन लगाया वो लगा रहे हैं, या वो लगा रहे हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया, संविधान की हत्या की, संविधान को कुचल दिया। और आरोप किस पर लगा रहे हैं? हमारे ऊपर, जो हम संविधान को सर माथे पर लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार सदन जाते हैं तो सदन के सामने झुक करके सदन को प्रणाम करते हैं। चाहे संगोला स्थापित करने की बात हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ स्थापित करने की बात हो, समाज के मूल्यों को जीवंत करने की बात हो, या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को स्ट्रेंथन करने की बात हो, हर चीज को जीवंत और प्राणवंत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो संविधान का किस ढंग से सम्मान करते हैं, आप अपने स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, सर माथे पर लगा कर रखा है। संविधान को हाथ में लेकर घूमना और हृदय में बसाना
दोनों दो बातें हैं। एक नेता आजकल नए नए हैं एक बड़ी पार्टी के, वो आजकल देखिए हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, उस पॉकेट कॉपी उसकी, लेकिन उसको खोल के कभी पढ़े होते, कभी जाना होता कि इसको कुचलने वाली कोई और नहीं, उनकी दादी ही थी और कोई दूसरा ने नहीं कुचला था इसको। 100 बार राष्ट्रपति शासन उन्हीं के परिवार ने लगाया था, किसी और ने नहीं लगाया था। ये उनको जानना चाहिए। और हम दूसरे तरफ हम संविधान को सर माथे पर लेकर के, हृदय में धारण करके जिस ढंग से चल रहे हैं, तो हम पर झूठा आरोप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? क्योंकि आज संविधान ट्रू एंड रियल स्पिरिट में लागू हो रहा है। आज ये खानदानी मामला नहीं चल रहा है। बड़ा पते की बात कही है। एक निशांत आनंद साहब हैं कांग्रेस के, उनसे रिएक्शन ले लेता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले सभी देशवासियों को निशांत जी, मुझे निशांत साहब, मुझे लगा कि धनंजय गिरी साहब अभी कुछ बोलेंगे, इसलिए बीच में रुक गया मैं। लेकिन धनंजय गिरी साहब ने जो बात कही वो, निशांत जी, दरअसल जो धनंजय गिरी साहब ने कहा उसमें दो बातें मुझे लगी कि उसको आपको स्पेसिफिक जवाब देना चाहिए कि संविधान खतरे में है का आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो लोग 100 बार के करीब खुद राष्ट्रपति शासन लगाए। करीब जहां तक मेरे याद है 90 बार करीब जो है सो 135 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है देश में। 90 बार जो शासन लगा राष्ट्रपति शासन, वो लगा कांग्रेस के शासन काल में। तो वो लोग संविधान खतरे में है की बात करते हैं। आरोप ये भी लगता है आप लोगों पर कि जो लोग इमरजेंसी लागू की वो लोग संविधान खतरे में है की बात करते हैं। इसका जवाब क्या देंगे? सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले सभी देशवासियों को आज संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आज संविधान दिवस पर एक बार फिर से याद रखना जरूरी है कि हम सबको जो हक मिला है वो संविधान की वजह से मिला है। अगर संविधान ना होता तो हम सबको नागरिक नहीं बनते, प्रजा बना कर रखते। कि बीजेपी, आरएसएस, ये वो लोग हैं जिनका अगर आपने देखा हो कि इनसे हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इनके इरादे ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर आप देखें खतरनाक रहे हैं। ये देश के लोगों को गुलाम बनाकर देश की सारी संपत्ति और मशीनरी अंग्रेजों की तरह आज पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। मगर आज आरएसएस और बीजेपी को पता है कि जब तक कांग्रेस और राहुल गांधी है तब तक ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। जहां तक इन्होंने बात करी इमरजेंसी की, देखिए इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी ने माफी मांगी थी और देश वापस चुन के उनको लेके आई थी। देखिए, बीजेपी, आरएसएस, ये वो लोग हैं जो संस्थानों पर पहला हक अडानी को देना चाहते हैं। इनको देश के करोड़ों मतदाता की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक, गरीबों को इनको दर्ज नागरिक मानने की इनकी निशाने पे नहीं है। ये किसी की लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते। ये लोग संविधान में निहित आरक्षण के खिलाफ है और ये मूल रूप से सब देख सकते हैं। आप चाहे इनकी आजादी के दौरान से देखिए कि इन्होंने संविधान को खत्म करने के लिए कितने षड्यंत्र रचे। इन्होंने संविधान की मजाक उड़ाया, संविधान के पुतले जलाए। इनके सावरकर, गोवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाबा साहब को बोला, बुरा भरा कहा और ये भी कहा कि ये इसको बदलना चाहिए, विदेशी ताकतों से बना है। चाहे संघ के प्रचारक हो गोवलकर साहब, उन्होंने भी कहा ये देशवासियों के लिए सही नहीं है। आपने देखा होगा कि इतने सालों में आरएसएस के नेता हो, चाहे मोहन भागवत हो, मनमोहन वेग हो, जितने भी हो, उन्होंने आरक्षण का विरोध खुलेआम किया है। अमित शाह ने संसद में कहा था कि अंबेडकर इतना करते हैं, इतने में इनको भगवान प्राप्त हो जाता। ये देखिए, ये आप इनकी 10 सेकंड की वीडियो है। निशांत जी, आप जो कहते हैं हम लोग आपको बुलाते हैं, इस मतलब आपकी बातों पे हम लोग भरोसा करते हैं। एक मिनट, आपको सवालों का जवाब देना चाह रहे थे धनंजय गिरी। वीडियो मत सुनिए, जो वीडियो आप सुनाएंगे निशांत जी, उसको हम लोग ऑथेंटिकेट कर नहीं पाएंगे, तो फिर अपन दर्शकों को एक तरीके से संशय बना रहेगा। तो आपने जो कहा उस पर धनंजय गिरी साहब रिएक्ट करना चाहते हैं। हाँ, धनंजय गिरी साहब जवाब दीजिए। ठीक है निशांत जी, धनंजय साहब जवाब दे रहे हैं आपको। लक्ष्मण जी और निशांत जी, मैंने निशांत जी को बहुत ध्यान से सुना, कुछ बोला नहीं। हालांकि बहुत मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था जो देश के मन में आता है। राहुल गांधी जी को सुनकर लोग माथा पकड़ के बाल खींच के अपना कहते हैं कि भाई कहना क्या चाहते हो। तो मेरे मन में भी वही ख्याल आ रहा था, लेकिन उस बात से हट करके मैं मुद्दे की बात करता हूँ। काका कालेलकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला कांग्रेस पार्टी ने। राजीव गांधी ने जीवन में सबसे लंबा स्पीच दिया, 1 घंटा 47 मिनट का, पार्लियामेंट के पटल में आरक्षण के खिलाफ दिया।
और हम लोगों ने आरक्षण लागू किया, जब बीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया, हमारे 86 एमपीज थे जब हमने सपोर्ट किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया, वित्त मंत्री हमारा 36 एमएलए हमारा। लगातार इस समाज के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के साथ अगर कोई दल खड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़ा हुए हैं। दूसरी बात आप कह रहे थे अंग्रेजों की, जब काकोरी कांड के बाद वायसराय के साथ डिनर करने के लिए आपके नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जाते हैं तो किसी और ने नहीं, अकबर इलाहाबादी ने शेर पढ़ा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। जिस आराम और जिस जलवाए जलाल से पंडित नेहरू लड़े आजादी की लड़ाई, जो वॉलीबॉल खेल करके, जेल में किताब लिख करके, उस देश की जनता जब आपकी हकीकत जानने लगी है तो जो देश कांग्रेस पार्टी देश के कोने कोने में होती थी, आज राहुल गांधी दौड़ के खोज रहे कि किस कोने में मिलेगी कांग्रेस। ये स्थिति आपकी इसलिए हुई है कि आज सत्य जो है वो आपका सामने आने लगा। एलन ऑक्टोवियो ह्यूम से लेकर विलियम बैटनबर्ग से लेकर के चार अंग्रेज सेक्रेटरी जिस कांग्रेस की स्थापना किए हो, और आज भी मैं सोनिया जी का सम्मान करता हूं, भारत की बहू है, लेकिन उनका जन्म कहां हुआ था किसी से छुपा हुआ नहीं है। और दूसरी बात, 5 पीढ़ियों से अगर एक पार्टी एक परिवार की पांव पोछ हो तो उसे लोकतंत्र नहीं कहते हैं, ये राजतंत्र का ही दूसरा नमूना है। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं सोफिया खान के पास जाऊंगा। चेतना का व्यक्ति, ऐसे राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होना, जिसे ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पांव पोछ होना, खुद को किसी भी जिम्मेवार जिसका जमीन जिंदा हो। धनंजय साहब सुन लेते हैं, धनंजय गिरी साहब एक मिनट, डॉक्टर निशांत साहब को सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2 लाइन बीजेपी आरएसएस, बीजेपी आरएसएस, बीजेपी आरएसएस, एक मिनट सुन लेते हैं। से संविधान के दुश्मन रहे ये लोगों ने, मनुस्मृति को मानने वाले लोग। तथ्यात्मक बात करिए, कुछ तथ्यात्मक बात करिए, दलितों, महिलाओं को आजाद घूमने से भी इनको हक नहीं है। आपने पहले भी देखिए, बीच में ना बोलिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। आप अपना माथा पकड़िए और माफी मांगिए। देश से आज दलितों की कितनी हत्या हो रही है। आज आप किसी भी वर्ग की बात करिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करिए, इन्होंने सबका हक जिना है। पहले बाबा साहब की तस्वीर संविधान की प्रतियों को जलाते थे, अब संविधान। धनंजय जी एक बार आप बोल रहे थे तो निशांत जी चुप थे, आप भी चुप हो जाए। निशांत जी को बोलने, दर्शकों को एक ही आवाज जा पाएगी ना। बात तो कहें, कुछ तथ्यात्मक तो बात कहें। देखिए तथ्यात्मक बात मोदी जी ने कभी 11 साल में इस देश को कही? क्या 11 साल में भाजपा के किसी नेता ने कोई मुद्दे की बात कही? देखिए आज सच्चाई ये है कि आप भाजपा आरएसएस ने संविधान के दुश्मन बन के रहे। ये लोगों ने मनुस्मृति को मनाने के लिए सारी कोशिश करी है। लोगों ने देश के गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, महिला हो, इनको आजाद, बेखौफ और एक बराबर देखना इनको चुभता है। तभी तो लोग पहले बाबा साहब की तस्वीर, संविधान का प्रतिम इन्होंने जलाई है। इन्होंने कई 50-53 साल तक अपने दफ्तर में झंडा नहीं लहराया और अब संविधान के मूल्य को तबाह करने में लगे हैं। आज चाहे दलित हो, पिछड़े हो, कोई भी वर्ग हो, इन्होंने किसी भी वर्ग के लिए काम नहीं किया। आज ऑपोजिशन के लीडर्स को क्लास 1 में जाए, 2 में जाए, 3 में जाए। देखिए बीच में ना, देखिए मोदी जी से ज्यादा पढ़े हैं, मोदी जी से ज्यादा पढ़े हैं, आपके योगी जी से ज्यादा पढ़े हैं, जो हमारे देश के नेता है उससे ज्यादा पढ़े हैं। देखिए बीच में बोलिए, आज अपनी कमियों को माने 11 साल में ना कोई काम किया देश के लिए। आज संविधान दिवस पर राहुल गांधी को पीछे सरिया याद रखिएगा, मैं सबको कहना चाहता हूं। ऐसा करिए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। काफी लंबा आप लोगों ने डिबेट खुद आपस में कर लिया है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सोफिया खान जी। सोफिया खान जी, आखिर जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, दस्तावेज है जो निरंतर देश के विकास का सच्चा मार्गदर्शक बना हुआ है, तो इस पे ऐसी प्रतिक्रिया क्यों आती है कि संविधान की मूल भावना और उसमें लिखे अधिकारों की रक्षा करना बहुत जरूरी है? ऐसा जैसे पता है सब कुछ लुटा पिटा जा रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं संविधान दिवस की सबको बधाई देना चाहूंगी। और रवि रंजन को मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। इन्होंने बाबा भीमराव का नाम लिया और अन्य सदस्यों का नाम लिया, लेकिन उनको मैं याद दिला दूं कि उन सदस्यों में संविधान को बनाने में मौलाना अबुल कलाम आजाद और मोहम्मद सादुल्लाह भी थे। इससे इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि ये लोग किसी एक वर्ग को देश से
देश के नागरिक नहीं समझते। दूसरी बात, मैं इनकी बात को ध्यान से सुन रही थी, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि राहुल गांधी संविधान का किताब लेकर घूमते हैं या कुछ भी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो सबसे बड़ा अधिकार है हमारे देश में अपने अपने धर्म को पालन करना। लेकिन आज जो देश में 2014 के बाद जो परिस्थिति हम देख पा रहे हैं हमारे देश में, कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो खत्म होती नजर आ रही हैं कि देश में खान पान को लेकर, वस्त्र को लेकर, लोगों के चीजों को लेकर लोगों पर आज अटैक हो रहे हैं, लोगों को खान पान के लिए मारा जा रहा है। आज देश में ज्यादा हिंदू मुसलमान करके बहुत राजनीति की जा रही है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहने से नहीं बाज आऊंगी कि देखिए, यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है, अभी जो SIR हो रहा है उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमें अधिकार देता है कि हम अपने जो जनता जनार्दन है, जनता से चुना हुआ जो भी सत्ताधारी हैं, उनकी आज चोरी हो रही है। तो संविधान खतरे में तो बिल्कुल है। ये मैं सरेआम इस लाइव टीवी में कहूंगी कि संविधान खतरे में है, और वही लोग खतरे में डाल रहे हैं जो कल को हमारे भूतकाल में ये लोग ही, ये भाजपा हो या RSS के लोग हों, इन लोगों ने ही संविधान के ऊपर अटैक किया था। आज ये बात करते हैं, संविधान में तो ये भी है कि आप शांति तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं इस देश में। लेकिन क्या हुआ किसानों के साथ? वो किसान जो किसानों को कुचलकर 100 किसानों की मौतें हो गई, उनको कुचलकर मार दिया गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया। तो कहाँ है भाई ये गांधी का देश है। गांधी जी ने हमें बताया था कि हम अगर संविधान हमारा खतरे में हो या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अगर खतरे में हो तो हमें प्रोटेस्ट करने का राइट्स दिया गया है। लेकिन उस चीजों को तो ये भाजपा कह सकते हैं कि हिटलर वाली नीति के हिसाब से इन्होंने सबसे पहले तो विपक्ष को कमजोर किया, विपक्ष को गुमराह किया, लोगों को गुमराह किया। संक्षिप्त में जो दो सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर मैं विजय त्रिवेदी और रवि रंजन जी के पास जाऊंगा। एक तो इन्होंने कहा कि SIR का मामला उठा है, संविधान खतरे में है, इसके दो आधार उन्होंने बताए कि एक तो SIR है, दूसरा कि विरोध की आवाज को दबा दिया जाता है। सवाल हमसे है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात दो तीन बातें बताऊंगा। लोकतंत्र में तो हमें यही पता है आज तक कि जनता ताकत देती है और जनता कमजोर करती है। पार्टियां कैसे विपक्ष को कमजोर कर देती है ये जानकारी हमें है नहीं, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि लोकतंत्र में ताकत जमहूरियत में ताकत जनता देती है, हमें तो यही पता है। लेकिन ये अलग बात है कि एक धर्म विशेष के लोग जहां बढ़ते के वहां कहीं डेमोक्रेसी दुनिया में है नहीं। तो खैर, उस मानसिकता से अगर आप सोच रहे होंगे तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में लोक लज्जा से चलता है, लोगों से चलता है और वैसे ही चलता है। क्योंकि आपने एक चश्मा पहन रखा है, आपने कहा कि 2 लोगों के नाम नहीं रखे गए, उस पर आपकी आपत्ति है। भाई अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे मीर अब्दुल हमीद हो, चाहे अबुल कलाम हो, सभी को सलाम है। इस देश की मिट्टी में सभी का योगदान है, हमने कभी इस बात के लिए मना किया। लेकिन अगर कोई पैनल पर किसी लोगों का नाम नहीं रख पाया तो आपको आपत्ति है उस पर, आपको उस पर दिक्कत है। दूसरी बात बोलना चाहूंगी, सभी का खून है शामिल इस देश में, इस मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। राहत इंदौरी का ये शायरी जो है मैं बोलना चाहूंगी, आपने एक शायरी सुनाया, मैंने भी सुना दिया। इस देश के संविधान को बनाने में, इस देश को स्वतंत्र बनाने में हर एक तबके, हर एक धर्म के लोगों का खून शामिल है। आप लोग किसी भी एक तबके के लोग को इस देश से दूर नहीं कर सकते, इस देश के साथ पक्षपात नहीं कर सकते, उनके साथ CA NRC करके उनको इस देश में अलग नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों एक तबके के साथ आप लोग पक्षपात करेंगे? ये दिखाने के लिए कि आप लोग 15 सेकंड में जवाब दिए। ठीक है, सोफिया खान हो गया, आपने काफी सारी बातें रख दी। धनंजय गिरी साहब, आप लोग शिक्षा की बात धनंजय गिरी साहब, आप लोग महिला, सोफिया खान जी आप शांत हो, सोफिया खान जी को शांत कर दीजिए। इस देश में सोफिया खान जी एक मिनट सुन लीजिए, ये मंच नहीं है भाषण देने वाला, यहाँ पे एक दूसरे की बात सुननी भी पड़ेगी। धनंजय गिरी साहब, देखिए लक्ष्मण जी, सबसे बड़ी बात है कि उसके बाप का हिंदुस्तान है, जिसके बाप ने अलग कोई देश नहीं मांगा।
उसके दादा बाप दादाओं का हिंदुस्तान है जिसने धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं मांगा। उसके बाप दादाओं का हिंदुस्तान है जिसने इस जमीन के लिए कुर्बानी दी। हम इसलिए उसके बाप का नहीं है जिसने धर्म के नाम पर अपने लिए अलग जमीन मांग ली। इस जमीन के टुकड़े जिसने किए उसका कहने से नहीं हो जाता है। सरजमीन हिंदुस्तान में के मैंने फिर पहले रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। अब्दुल कलाम हो, उसको सलाम है, वीर अब्दुल हमीद को सलाम है, और कितनी कुर्बानी किसने दी है ये बात छिपी हुई नहीं है। हाँ, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, सबका एहतराम करते हैं, और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्मण जी प्लीज आप या तो फिल्टर डाउन करिए। सोफिया खान जी पर सुन लीजिए, सुनने दीजिए सोफिया खान जी, सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। हाँ, अपनी बात खत्म करिए जल्दी से धनजयगिरी साहब। दूसरा, एक लोगों ने रट लगा रखी है बीजेपी आरएसएस मनोहर पोथी में इतना ही पढ़ के आए। दूसरी दिक्कत यह है कि इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो 74,000 वोट को इनवैलिड किया जाता है और बाबा साहब 14,000 से हारते हैं। 28 पेज का जो चुनाव आयोग को लिखते हैं वो किसके खिलाफ लिखते हैं? वो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्टों के खिलाफ लिखते हैं। तो जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ चुनावी फ्रॉड किया वो भी बैठकर दलितों और वंचितों की बात करते हैं। तो इस देश का आम जनमन जागृत है, जानता है। और दूसरा, आपके दिल में इतनी हिकारत क्यों है? हमने तो किसी धर्म विशेष के नाम पर कोई भी भेद नहीं किया। आपकी समस्या क्या है? एससी एनआरसी हो रहा है तो हम तो कहते हैं इस देश के संसाधनों पर जितना है कानून का, उतना अब्दुल का, जितना रहीम का, उतना रहमान का, कभी किसी रोहिंग्या का हक नहीं है। लेकिन आपकी समस्या क्या है? आपकी विजय त्रिवेदी जी, ठीक है, मुल्क से समस्या है, ठीक है, इनकी प्रॉब्लम का इनके पास आऊंगा मैं। विजय त्रिवेदी जी, मेरा एक सवाल आपसे किया है कि आपने जो शुरू में बात की, मैं वापस उसी पर लौटूंगा कि संविधान बनाते वक्त संविधान के अलग अलग प्रावधानों में इतना स्पेस जरूर दिया गया कि जरूरत के हिसाब से संविधान की आप व्याख्या कर सके, जरूरत के हिसाब से उसमें संशोधन कर सके। तो आपको क्या लगता है कि इन स्पेस का कितनी जिम्मेदारी से निर्वहन किया गया है भूत में और किया जा रहा है? देखिए लक्ष्मण जी, भूत का तो आपने भी एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने 39 से 42 तक अमेंडमेंट की बात की, जिस तरह से किया गया। लेकिन अब भी लगातार कुछ कुछ कोशिशें होती रहती है कि संविधान में बदलाव जो किए जाने हैं, बिल्स जो लाए जाते हैं उनमें कम बहस हो, कम चर्चा हो, वो सारी एक्सरसाइज सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। एक चीज मैं और समझना चाहता हूँ, धनंजय भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे मित्र हैं, बहुत संविधान की निष्ठा पर तो चर्चा हो गई। अभी तक तो ये चर्चा चल रही है कि ये संविधान विदेशी मूल का, विदेशी भावनाओं का है, विदेशी उससे लिया गया है। आज भले ही संविधान की 9 भाषाओं में कॉपी रिलीज की गई है संविधान दिवस पर, लेकिन अभी तक तो आप यही नहीं मान रहे कि ये मूल है कि नहीं है। संघ ने क्या कहा कि ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान का हो, विदेश का है। तो पहले ये तो मान लीजिए कि इस संविधान को आप इस देश के लिए मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसके बाद निष्ठाओं पर बात होगी, उस पर सवाल चर्चा होनी चाहिए ना, कि उस पर भी चर्चा होगी किस तरह से बात की जा रही है। लेकिन क्या अभी कल भी इस पर बात हुई है कि ये संविधान विदेशियों के भावना से लिखा गया है, विदेश से लिया गया है। तो पहले ये मान लीजिए कि संविधान, या फिर बदलाव करना है तो बदलाव पर भी बहस हो सकती है, क्योंकि संविधान ने बदलाव की व्यवस्था दी है। यदि आप बदलाव करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें प्रियम्बल को लेकर भी होती रही। प्रियम्बल को में जो 2 शब्द शामिल किए गए, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, तो इतना 11 साल की सरकार के बाद भी यदि आपको वो शब्द पसंद नहीं है तो एक बार बदलाव करने की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें होती है जिनको आप बहुत ऊपरी तरीके से कहते हो। संविधान दिवस मनाने से या संविधान दिवस की हमारे मित्र लोग बधाई दे दें, उससे संविधान की निष्ठाएं पूरी नहीं होती हैं। संविधान पर काम करना, संविधान में बदलाव करना, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी में जो कुछ हुआ उसको तो कोई मान ही नहीं सकता। अब निशान जी क्या बोलेंगे, जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ 42 में, यदि उन्होंने पढ़ा होता, या 39 को पढ़े, 42 तो बहुत लोग चर्चा करते हैं, पहले पढ़ना चाहिए आर्टिकल 39 जिसमें अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया 39 अमेंडमेंट जो था, उसमें तो आपने राष्ट्रपति के अधिकार, प्रधानमंत्री के अधिकार, संसद के अधिकारों को किस तरह से बदला है, किस तरह से प्रधानमंत्री को ताकतवर बनाया है, किस तरह से उसको कानूनों के से ऊपर रखा है। तो वो सारी बातें, इसलिए वो बैगेज आपके पास है, उस बैगेज को तो अब आप छोड़ भी नहीं सकते। क्या करेंगे उस बैगेज को? वो बैगेज बड़ा सारा है। लेकिन ये भी ध्यान रखें, जो लोग आज इसकी इमरजेंसी की चर्चा करते हैं, आर्टिकल 42 की चर्चा करते हैं, तो मैं बताता हूं, जब 46 अमेंडमेंट हुआ जनता पार्टी की गवर्नमेंट में 77 में आने के बाद, तो उसमें बहस हुई। जो कानून मंत्री थे, शांति भूषण जी, लालकृष्ण आडवाणी जी थे, वाजपेयी जी थे, तमाम लोगों ने, तो उसमें
ज्यादा हिम्मत नहीं हुई आपको उसको बदलने की। और एक मोटी चर्चा हुई, जो मैं फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं, कि भाई जो फायदे सरकार के लिए हों उनको रख लिए जाएं, और कोई बड़े जो बदलाव हैं, जैसे लोकसभा का कार्यकाल का था, विधानसभाओं के कार्यकाल का था, और कुछ अधिकार जो दिए गए थे उन अधिकारों को कम किया गया, लेकिन 42nd अमेंडमेंट को पूरी तरह से नहीं बदला उस सरकार ने। और उसके बाद भी 60 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए, क्या आपने ये बदलने की हिम्मत की है? तो साफ सवालों के जवाब देने की हिम्मत किसी की नहीं होती। आप ये चर्चा करते रहें कि क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है। संविधान पे बड़ा रिसर्च कर क्या हुआ, इन्हीं से पूछ लेते हैं ना कि पहला सवाल जो इन्होंने विजय त्रिवेदी साहब ने पूछा कि जो 42वां संविधान संशोधन के जरिए जो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो दो जोड़े गए थे प्रस्तावना में, क्या उसको अब बदलने की जरूरत आप लोगों को महसूस हो रही है क्या? अब तो इतने मेजोरिटी के साथ रहे, इतने लंबे समय तक रहे। देखिए धनंजय गिरी जी। हाँ लक्ष्मण जी, हम लोग ये मानते हैं असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है, और हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है। ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र, पूरी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की वानगी है। जैसे आप हिंदू कल्चर की बात करता हूँ, सनातन संस्कृति की बात करता हूँ, हिंदी में या भारत की किसी भी भाषा में तलाक शब्द नहीं है, तलाक शब्द है ही नहीं। तलाक उर्दू का शब्द है, डिवोर्स अंग्रेजी का शब्द है। भारत या भारत किसी भाषा में इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन जब समय के साथ परिस्थितियां बदली तो हम लोगों ने इसको ग्रहण किया, इसको स्वीकार किया। तो जो अमेंडमेंट्स हो गए, जो समाज में परिवर्तन हो गए, उस परिवर्तन के साथ चलना, हम उस तरह के तो है ही नहीं कि नुक्ता नफस देरो जब पर काफिया मीटर नहीं बदला जा सकता है। हम तो ऐसे इस व्यवस्था के साथ ही नहीं। हम तो कहते हैं कि गीता पर 5000 टीकाएं लिखी गई, हमेशा कालबाह्य रहे हैं, हमेशा सुधार की गुंजाइश को स्वीकार किया है, अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया है, और असहमतियों को स्वीकार किया है। जो चीज हमारी नहीं थी उसको भी स्वीकार किया है। जो हर समय जितने भी तरह की दुनिया में बदलाव हुए उसके हम वाहक बने हैं। अगर उसके बदलाव के वाहक नहीं बन पाए तो उसको सहर्ष स्वीकार करने का कार्य किया है। ये हमारी संस्कृति सिखाता है, ये हमारा समाज सिखाता है। लेकिन साथ में धनंजय साहब, धनंजय गिरी जी, जब राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास बिल को, विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए रोकने की बात आती है, तो फिर वो संघीय ढांचा जिसका संविधान ने जोर देकर विश्लेषण किया हुआ, उसका क्या होगा? जब ऐसे मुद्दे उठते हैं, जब अभी भी हाल में रिटायर किए गए चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश ये कहते हैं कि बुलडोजर जस्टिस जो है इस संविधान के खिलाफ है, तो उसका क्या होगा? जब ऐसी बातें आती हैं तो लोग तो सवाल उठाएंगे ना। देखिए, एक्सट्रीमिज्म कहीं से आएगा, कहीं एक्सट्रीम हो जाएगा, तो आपको उसके लिए सठेत समाचरित वो करना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब कोई अवैध निर्माण होगा तो उस पर बुलडोजर चलाना मुनाफी जरूरी हो जाएगा, एकदम आवश्यकता होगी उसकी। संविधान निर्माताओं ने कभी इस तरह की बात सोची नहीं होगी कि इस देश में ऐसा भी दिन आएगा कि जब अपने ही देश में बहुत से जगहों पर आपको जाना मुश्किल हो जाएगा। जब ऐसा भी दिन आएगा जब तुष्टीकरण की राजनीति में आपको आज आप जिसको मन करे वही कह देता है कि आप हिटलर हैं। लेकिन एक समय था पंडित नेहरू को मजरू सुल्तानपुरी ने हिटलर का चेला कह दिया था, चेला, तो 18 महीना जेल रह के आए थे। और आज जिसको मन करे आप टीवी चैनलों को देखिए तो दिन में 15 कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, उसमें से 18 का बार सोफिया जी आ रहा हूं आपके पास। तो अभी जिसको जो मन करता है कहता है। तो हमारे ऐसा डेमोक्रेटिक कौन हो सकता है? हमारे, चूंकि हम जन्म से ही, हम व्यवस्था से ही, सोच से ही, संस्कृति से ही, समाज से ही डेमोक्रेटिक है, इसलिए हम उस डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं। हम लोकतांत्रिक हैं, इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम आदर करते हैं। लेकिन एक सोच विशेष है जो कहती है कि नहीं, हमारा भी हक है। ये हक की बात, हम तो हम कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती जो कुछ और भी दूं। मैं कहा कहता हूं इसमें हमारा कितना हक दोगे, हमारा कितना। अब शेयर की बात क्या करें, धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। दरअसल मैं जाना चाह रहा था अभी रवि रंजन के पास, लेकिन सोफिया खान बहुत देर से कुछ बोलना चाहती है, आपको आपकी बातों पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहती है। सोफिया। रवि रंजन जी ने कहा कि इस देश में कई जगह जाना बड़ा रंजन जी को छोड़िए, अभी धनंजय नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये धनंजय गिरी साहब है। रवि रंजन जी प्रोफेसर हैं, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अभी धनंजय गिरी साहब बोल रहे थे। हाँ सोफिया, पहले भी उन्होंने मेरा नाम लिया, धनंजय गिरी जी के रिस्पॉन्ड कर रही थी वो। देखिए, ये कह रहे हैं कि देश में कहीं भी जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। सही बात है, मणिपुर जाना तो मुश्किल हो ही गया था। दूसरी बात देखिए,
जहां तक मुझे पता है कि कक्षा 5 से ही संविधान के ऊपर हम सब ने जितने लोग शिक्षित हैं सबने ये शिक्षा ली है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल राइट्स, ये मौलिक अधिकार, सब बातें अपने जगह हैं। लेकिन कथनी और करनी में जैसे फर्क होता है ना, आज संविधान में जो लिखा हुआ था 2014 के बाद, उस संविधान को कितना ज्यादा तड़ोड़ा मड़ोड़ा गया है ये भी जनता ने देखा है। संविधान में ये बोला गया था कि हमारे देश को गर्वित करना है। जब हम छोटे थे तो हम लोग मिलकर एक साथ जो है हमारे राष्ट्रगीत सोफिया खान जी, आप तथ्यों को तोड़ मोड़ करके पेश कर रही हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन ये भी बता दूं कि संविधान की मूल भावना को तोड़ने मरोड़ने का काम 2014 से पहले भी हुआ है, और इस हद तक हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने उन संशोधनों का अवैध भी करार दिया है। तो ये कहना कि 2014 के बाद ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दरअसल हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार से संविधान के जो कह सकते हैं जो छूट दी गई है उसके इस्तेमाल करने की कोशिश करती रही है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर ये चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं संविधान दिवस पे जो राजनीतिक वाद विवाद हो रहा है उसको लेकर के। हालांकि ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी कुछ इस पे चर्चा हुई, लेकिन एक सवाल मेरे मन में उठा जो मैं रवि रंजन आपके पास लेकर आऊँगा, चूँकि आप राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर भी हैं, कि आज के हालात को देखें या फिर राजनीतिक ज़रूरतों कहें या फिर सामाजिक ज़रूरतों कहें, तो संविधान के कौन से प्रावधान है जिसको लेकर हमें बेहद संजीदा रहने की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि नहीं इसमें अब फेरबदल की गुंजाइश बन चुकी है? देखिए, संविधान के ऊपर जो राजनीतिक दलों का मत चल रहा है या बाकी जो हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, उसमें एक चीज को हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया के बाकी संविधानों से क्या हमारे संविधान में कुछ फर्क है। तो आप देखेंगे कि हमारे संविधान में, बाकी संविधानों में जो पहला दृष्टिकोण दिया गया था वो सिटीजन्स के राइट के बारे में, मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारा संविधान में सेंट्रलिटी ऑफ जस्टिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है। इसीलिए आप देखेंगे प्रियम्बल में सबसे पहला जो वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जिसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो जस्टिस है। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसका ऑर्डर भी फिक्स है। वो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर अपने आप में पर्याप्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट को और राज्य की कार्यपालिका और विधायिका दोनों को यह संदेश देता है कि आपको किस तरीके के कदम उठाने चाहिए जिससे जनता के अंदर इस संविधान को लेके एक विश्वास रहे कि उनके साथ न्याय हो रहा है। तो यह हमको लगता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव है उनको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी बात हो। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन देता है। जैसे कि बड़ा एक हमारे यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी पार्टी छेड़छाड़ नहीं कर रवि रंजन, लेकिन एक जो बात आपने कही, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो आपने कहा, और बड़ा अच्छा सा आपने समझाया कि ये जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दरअसल उस प्रायोरिटी के हिसाब से लिखा हुआ है कि ये पहले सोशल जस्टिस, फिर इकोनॉमिक जस्टिस और फिर पॉलिटिकल जस्टिस आपको इंश्योर करना है। विजय त्रिवेदी जी, इसमें कहीं कोई शक हो रहा है क्या एग्जीक्यूटिव की तरफ से? कहीं शंका क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि अगर देखें तो विपक्षी पार्टियों का आरोप इन्हीं को लेकर होता है, इन्हीं तीनों वर्ड को लेकर के, अलग अलग शब्दों में लोग अपने राजनीतिक शब्दों में कहते हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, इसको लेकर थोड़े से दुविधा भी पैदा हुई, सवाल भी खड़े हुए, और इसलिए जब ये चर्चा हो रही थी, आपने जहां पर खत्म की थी बात को कि राज्यपाल के अधिकारों को लेकर, कि बिल्स को लेकर किस तरह की बात हुई और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पहुंची, प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया और उसमें जो 14 सवाल पूछे उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो वहां से ही बहस शुरू हुई थी। हालांकि उस समय भी सीजेआई साहब ने कहा था कि ये सवाल सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम जो है वो नहीं है, सुप्रीम जो है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी बात को लेकर चलते रहेंगे। जब पार्लियामेंट में डिबेट हुई कि कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट को किस तरह का अधिकार है, तो वो जो व्यवस्था रवि रंजन जी कह रहे हैं, न्याय की व्यवस्था, वो सुप्रीम कोर्ट हमारा गार्जियन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन। और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया राज्यपाल के अधिकारों के टाइम लिमिट को लेकर, तो उन्होंने कहा कि टाइम लिमिट हम नहीं बना रहे। उसने खुद को अपने आप को विड्रॉ किया है, बैकआउट किया एक तरह से, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यदि कभी जरूरत पड़ेगी तो वो उसमें इंटरफियर कर सकता है। तो कानूनों को बनाने का अधिकार भले ही संविधान के पास, संसद के पास हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको रिव्यू कर सकता है, इस अधिकार पर रहना चाहिए। और ये जो गवर्नर वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट की कंट्रोवर्सी हुई, उससे ये ज्यादा मसला हुआ कि क्या हमारे राज्यपाल सिर्फ केंद्र के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं या संविधान की रक्षा के तौर पर काम कर रहे हैं।
ये डिबेट जो है उसको आगे ले जा रही है, जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है और ये सबके लिए फायदेमंद है। यदि आज आप गवर्नर्स को ज्यादा अधिकार दे देंगे तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए खतरा पैदा हो सकता है। भले ही आप 356 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन इस तरह से तो हर दिन 356 का डर आप रख रहे हैं। तो ये बहस ने एक नई तरीके की डिबेट शुरू की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को थोड़ा सा चर्चा करनी चाहिए। और अभी शायद गिरी साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते, ये जो संविधान है वो हिंदुस्तानी है कि नहीं है, अभी ये तो तय करें। क्योंकि बिल्कुल इस सवाल का जवाब बचा हुआ है गिरी साहब। गिरी साहब इस सवाल का भी जवाब दीजिए जो अभी इन्होंने पूछा कि उनके ही आपके ही लोग कहते हैं कि ये सारी भावनाएं बाहर से लाई गई हैं, इसमें भारत की अपनी मूल भावना है नहीं। लेकिन दूसरा एक और सवाल जो अभी रवि रंजन और विजय त्रिवेदी साहब से उठ के आया है कि प्रधानमंत्री बार बार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कई बार उस पर सवाल उठते हैं। इन सवालों का कैसे जवाब दीजिएगा? क्यों इन शंकाओं को पैदा होने देते हैं आप लोग? लक्ष्मण जी, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस बात को कोट करते हैं कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का वाहन है। इसकी आत्मा सदैव अमरत्व की तरह है, समय की तरह इसकी आत्मा चलेगी। हम उस बात को मानते हैं। ट्रू एंड एक्चुअल स्पिरिट। ये आत्मा भारतीय है कि विदेशी है, जो विजय त्रिवेदी जी पूछ रहे हैं? ये भारत का संविधान है, भारतीयता की भावना से उसको लेकर के चल रहे हैं। और दूसरी बात, विजय त्रिवेदी जवाब मिल गया आपको? आपके पास वापस आऊंगा, धनंजय साहब के पास वापस आऊंगा। विजय त्रिवेदी जी आपका जवाब मिल गया? लक्ष्मण जी भाई इन दोनों लोगों को दिखा दीजिए, आप सवाल आप ही पूछ लीजिए। विजय त्रिवेदी जी आप ही सवाल पूछे ताकि बीच में से हट जाऊं तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। आप ही पूछे क्या पूछना चाहते हैं। गिरिराज साहब कह रहे हैं उनकी, मैं कोई इस पर बहस नहीं करना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूँ ये पिछले 50 साल से कल रात को भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुझे विदेशी, कल जब वो कार्यक्रम में थे वहां भी उन्होंने कहा अयोध्या में कि ये विदेशी भाषाओं, विदेशी भावना का संविधान है। तो पहले ये तो तय कर लें, निष्ठा तो तब होगी जब आप ये मानेंगे कि ये भारतीय संविधान है। और धनंजय जी कह रहे हैं तो इसमें कोई मैं बहस नहीं करना चाहता, अच्छी बात है, इसमें ठीक है। वो कह रहे हैं तो मैं उनकी बात मान रहा हूँ, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा। विजय जी, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं, क्या संविधान में बाबा साहब ने SC ST को आरक्षण दिया था या नहीं दिया था? दिया था या नहीं दिया? दिया था या ना? नहीं, मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ विजय जी, आप विद्वान आदमी हैं, दिया था या नहीं दिया था? पूरे देश में लागू हुआ था या नहीं हुआ था? लागू हुआ था या नहीं? बस एक सवाल छोटा था। तो फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू हुआ था? नहीं, ये तो बहुत छोटे सवाल है सर धनंजय जी, ये तो बहुत सारे परिवर्तन, इसीलिए तो हमने 106 परिवर्तन संशोधन किए हैं ना। और वो जो बात कही गई जीवन, मैं कह रहा हूँ मूल सवाल पर। और एक और बात समझाऊं मैं आपको, जिस पर हम सोशलिज्म पर सवाल खड़े करते हैं। यदि आपने संविधान पढ़ा हो या जैसे रवि रंजन जी से पूछिए, संविधान की स्पिरिट में सोशलिज्म है, उसमें शब्द भले ही ना आया हो और उस पर डिबेट हुई। और मैं तो कहा संस्कृति में सोशलिज्म है, मैं कह रहा हूँ आप उसको बदलिए यदि आपको पसंद नहीं है। ऐसे आप पर बहस नहीं करना चाहता, मैंने कहा कि मैंने अपनी राय रख दी, आपको जैसा ठीक लगता है वो करिए। ठीक है, धनंजय गिरी साहब अपनी बात पूरी करिए। जो है स्पिरिट में है। नहीं, समाजवाद सोशलिज्म तो हमारी पूरी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में है। कार्ल मार्क्स के बहुत पहले बाबा तुलसी ने हमारा कह दिया कि जात पात पूछे ना कोई, जो हरि का भजे सो हरि कोई। समता मूलक समाज की स्थापना में हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता है, कोई भी पूजा पाठ होता है, उस छठ पर बनाते हैं, उसमें कोई किसी के जाति धर्म जब सब थोड़े पूछने जाता है। तो हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भेद नहीं है। हमारे यहाँ पहला रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने लिखा, महर्षि वाल्मीकि ने। कौन थे वाल्मीकि जी? आरक्षण मिलता है उस समाज को। ये अलग बात है कि 75 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही, अब वाल्मीकि लोग को आरक्षण ही नहीं मिला जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में आने के बाद निशान जी को दिखाइए, जवाब देंगे। बार बार आप जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले ये समझना है कि मैं आ रहा हूँ, निशान जी आ रहा हूँ आपके पास। इनको बात पूरी कर लें, धनंजय जी की बात पूरी कर लें, फिर आपके पास आता हूँ निशान जी। हाँ धनंजय जी अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। मैं लक्ष्मण जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम उस समाज में जीते हैं। बाबा साहब, अभी बाबा साहब की बात कर रहे थे। बाबा साहब के दिए संविधान से आरक्षण 75 साल तक इस देश में जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को, दलितों को नहीं मिला। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के नेतृत्व में धारा 370 खत्म हुई, तब जाकर वहां दलितों को आरक्षण मिलना शुरू हुआ। AMU जामिया मिलिया में खत्म कर दिया आरक्षण।
खत्म कर दिया SC/ST का आरक्षण। और कहते भाई हमारी तो जो बात विजय जी आप पूछना चाह रहे हैं, हमारी तो मूल भावना है भाई, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, वो आज कौन सा समाज है? आप जानते हैं मल्ला समाज कौन सा है? EBC समाज से आते हैं। तो हम तो सबका सम्मान करते हैं, सबरी का सम्मान करते हैं, जटायु का सम्मान करते हैं। वो समाज जो जल पक्षी तक का सम्मान करता हो, जो जटायु तक को पूछता हो, जो सबरी के जूठे बेरों में अपने राम को खोजता हो, उस समाज में उससे बड़ा समाजवाद, दिक्कत यही है ना धनंजय जी, इसके बावजूद समाजवाद, इसके बावजूद आपके लिए कहा जाता है कि समाजवाद खतरे में है, और कोई और नहीं कहते, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं। ऐसा करते हैं, एक बार इनका रिएक्शन ले लेते हैं निशांत आनंद जी का। छोटा सा जवाब दे देता हूँ, छोटा सा। हाँ बोल दीजिए, जल्दी से, आपका जवाब होता है वैसे। बोलिए। वो जवाहरलाल नेहरू वाला है कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी तक ही वहां है, वो खड़ाऊ राज जो चला रहे हैं वहीं तक समाजवाद है। उसके बाद बाकी सब लोग वही खड़ाऊ संस्कृति के नीचे चल रहे हैं। निशांत जी देखिए, संविधान को चाहे बदलना हो, चाहे लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाना हो, ये भाजपा और RSS ने की है। अभी ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाती है। देखिए अब बीच में ना बोलिए, थोड़ी शर्म रखिए, अपनी उम्र का तकाजा रखो। अब जस्ट सुप्रीम कोर्ट का इसी साल का ऑर्डर है, जस्टिस सुधांशु जो माला इन्होंने ऑर्डर दिया था कि SIR जो है वो वायलेट कर रही है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, आर्टिकल 14, 21, 324, 325। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि SIR उल्लंघन कर रही है। उसके बावजूद SIR होती है, 66 लाख वोट कटते हैं बिहार में, 22 लाख वोट बढ़ जाते हैं, NDA की सरकार बन जाती है। लोग हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, आज तक पूछ रहे हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार बन रही है, जिसने 11 साल में कोई देश में काम नहीं किया हुआ। आज ये SIR के पीछे चुप रहे हैं। आज महिलाओं को 10,000 रुपए आचार संहिता लगने के बाद ये दे रहे हैं। आज ऑपोजिशन पे ED CBI के 500% से ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं 11 साल में, जो आज तक देश में नहीं हुआ। देखिए, ये जैसे कि मैंने कहा, संविधान को बदलना, लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाना भाजपा का काम है। ये डिबेट्स में आके ड्रामा करना कि 40 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, आज 11 साल से इस देश में क्या हो रहा है। किसी भी वर्ग से आप पूछिए, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं संसद में अमित शाह जी, और उसके बाद माफी नहीं मांगते। 11 साल में उनके लिए कोई काम नहीं करते। जब कांग्रेस पार्टी ने जो करा, जो सही करा वो देश के सामने है, और जो गलत करा उसका भुगतान भी किया। लेकिन आज 11 साल से देश में प्रधानमंत्री मोदी ने देश ने क्या किया? जी आपकी बात को मान लिया जाए कि कई सारे वर्ग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको पीड़ित होते जा रहे हैं, लेकिन इसके सबके बावजूद जनता इस थ्योरी को, या संविधान खतरे में, इस थ्योरी को क्यों नहीं बाय कर पा रही है? सोफिया खान जी, एक के बाद एक चुनाव नतीजे आ रहे हैं, राहुल गांधी संविधान हाथ में घूमते रहते हैं। सवाल आपने मेरे से पूछा है, 10 सेकंड का जवाब। सवाल आपने मेरे से पूछा। देखिए पिछले 4 चुनाव हुए हैं 1.5 साल के अंदर, उसके चारों चुनाव के अंदर हमने आंकड़े एक एक करके हर प्रदेश के दिए कि किस तरीके से ये 25 लाख हरियाणा में वोट बढ़ा देते हैं, जहां पर 22,000 का सिर्फ मार्जिन था। किस तरीके से महाराष्ट्र में, किस तरीके से SIR करी गई 28 दिन के अंदर। बिहार प्रदेश में 66 लाख वोट कटना, अच्छा 22 लाख जो वोट बढ़े उसमें से 17 लाख के फॉर्म 17 लिए गए, फॉर्म 7 लिए गए, बाकी 4 लाख जाऊंगा तो फिर डिबेट अलग रास्ते पे चली जाएगी। समय चूंकि खत्म हो रहा है। सोफिया खान जी 30 सेकंड। सोफिया खान जी 30 सेकंड। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि संविधान के बारे में हम बात आज कर तो रहे हैं, लेकिन संविधान खतरे में इसलिए भी है क्योंकि अगर आज विपक्ष संविधान की बात अगर करता है, विपक्ष अगर संविधान के किताब को लेकर जाता है तो उस विपक्ष को चोर कहा जाता है। उस विपक्ष को, या जो भी कोई संविधान की बात करे, एंटी बीजेपी बात करे, वो लोग देशद्रोही हैं। आज जो भी मोदी 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 करेगा वही देशवासी है, वही देश का भक्त है, और यही सच्चाई है। देश में आप देख लीजिए ना, कहीं पर भी आप धनंजय गिरी साहब, ऐसा क्यों भाई कि जो आपका विरोध करे, जो संविधान खतरे में है की बात करे, उसको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही क्यों कहा जाता है? साबित होता है लक्ष्मण जी, संविधान का उल्लंघन तो यहीं पर हो गया कि आप यहाँ पर विपक्ष को बिल्कुल आपके आरोप का जवाब ले लेता हूं। सोफिया खान जी कह रहे हैं कि विरोध करते हैं संविधान को लेकर, संविधान खतरे में कहते हैं तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। लक्ष्मण जी, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं।
हम लोगों ने जितना विपक्ष में हम लंबे समय तक रहे हैं, इसलिए हम विपक्ष का जितना सम्मान करते हैं उतना विपक्ष ने कभी हमारा सम्मान नहीं किया होगा। हम सत्ता में रहते हैं तो भी विपक्ष उतना सम्मान नहीं कर पाया जितना हम विपक्ष का सम्मान करते हैं। लेकिन आप चश्मे विशेष से देखना चाहते हैं, आप संविधान को देखना चाहते हैं या संविधान में कुछ और चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो आपकी नजर का फेर है। लेकिन आज इस दरअसल हम लोग जो चाहते हैं, धनंजय गिरी साहब आप तो हमारे शो में कई बार आते हैं, मेरी तो कोशिश ये थी कि इस पूरे डिबेट को संवैधानिक मूल्यों के चश्मे से देखा जाए, राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन बहुत हद तक मैं उसमें सफल हो नहीं पाया। मुझे लगता है जिस तरीके से आप लोगों की बातचीत हुई, तो अगली बार जब संविधान दिवस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग संवैधानिक मूल्यों के चश्मे से चर्चा करेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल हो पाएगा। और रवि रंजन, विजय त्रिवेदी जी और बाकी सारे मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।